everyone, welcome to our channel Ivy Legal. In continuation to our Indian Evidence Act lecture series, today we are going to talk about Section 43 of Indian Evidence Act. हमारी लास्ट वीडियोस में हम सेक्शन 42 तक कवर कर चुके हैं, तो आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 43. सेक्शन 43 अगेन उन कंटेक्स्ट से रिलेटेड है कि कौन कौन से जजमेंट्स रेलेवेंट होते हैं. व्हेन जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्री बिकम relevant in regards to determine when the court comes to the conclusion as to whether the fact in issue is actually been committed or not, whether the murder was committed or not, whether the theft was done or not. In that case, the court may consider judgment, orders and decrees if relevant. Now when they become relevant, हमने सेक्शन 40 में डिस्कस किया, 41 में डिस्कस किया, 41 में था, सेक्शन 40 में था कि when it bars any subsequent suit, सेक्शन 41 में judgment in rem, सेक्शन 42 में था कि मतलब जजमेंट इफ इट इज रिलेटेड टू मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर. अब 43 में आता है कि ऑल द जजमेंट्स, ऑर्डर्स एंड डिक्री, ऑल द सेक्शन 43 ये बोलता है बेसिकली जजमेंट अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41, सेक्शन 40, 41, 42 आर रेलेवेंट. तो अब वो कब रेलेवेंट होते हैं? कोई भी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री जो सेक्शन 40, 41, 42 में नहीं कवर्ड है, वो तब रेलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 43 व्हेन यूजुअली, मतलब ये सेक्शन की इस सेक्शन को अपन दो तरीके से पढ़ेंगे कि पहले पढ़ेंगे जनरल रूल, फिर पढ़ेंगे एक्सेप्शन. तो जनरल रूल ये बोलता है कि ऑल दोस जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री विच आर नॉट मेंशन्ड अंडर सेक्शन, विच आर नॉट रेलेवेंट एज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 40, 41, 42 आर इररेलेवेंट. ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. ठीक है, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. बहुत बेसिक एग्जांपल है कि सपोज ए, बी, सी तीन पार्टीज है. ठीक है, अब ए ने यहाँ पर बी और सी के अगेंस्ट लिबल का सूट फाइल किया है. ठीक है, डिफेमेशन का. अब यहाँ पर ए ने बी और सी के अगेंस्ट डिफेमेशन का सूट फाइल कर दिया. ठीक है, मतलब ए का जो बी के साथ सूट था वो सेपरेट था और ए का सी के साथ सूट भी सेपरेट था. दो सूट सेपरेट चल रहे हैं. ए कॉमन पार्टी है, बी और सी अलग अलग है. अब यहाँ पर ए सी के अगेंस्ट और जजमेंट, मतलब ए का जो सी के अगेंस्ट सूट था डिफेमेशन का, वो ए के फेवर में पास हो जाता है क्योंकि सी प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दे पाता है. तो उस रीजन से सी को डैमेजेस पे करना पड़ते हैं ए को, और ए के फेवर में डिसीजन आ जाता है. बट क्या आप मुझे बताओ कि ए और सी के बीच में जो डिसीजन आया, क्या वो बी और सी, ए और बी के बीच में रेलेवेंट होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि बी ने कैसे डिफेम किया ए को और सी ने कैसे डिफेम किया ए को, ये पार्टीज डिफरेंट है, मैटर डिफरेंट है. तो यहाँ पर आप ए और सी का जजमेंट ए और बी के बीच में रेलेवेंट नहीं मान सकते, राइट? अगर ए और सी का जजमेंट आता है और उसके थ्रू ये डिक्लेयर होता है कि हाँ सी इज लायबल फॉर डिफेमेशन, फॉर डिफेमिंग ए, और सी को ऑर्डर किया जाता है कोर्ट के थ्रू कि तुम डैमेजेस पे करो ए को, दैट वुड नॉट बी रेलेवेंट इन द केस ऑफ ए एंड बी, राइट? बिकॉज उनका केस कंप्लीटली डिफरेंट हो सकता है. तो ए और सी पार्टी डिफरेंट है और ए और बी का सूट डिफरेंट है. इसलिए दिस जजमेंट इफ इट इज नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 40, 41, 42, then in that case as per section 43 those judgment, orders and decrees are generally irrelevant. तो यहाँ पर ये suit between the judgment between A and C is irrelevant in the case of A and B. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मतलब फिर कभी relevant होता है. तो ये तो जनरल रूल समझ लिया हमने. अब हम समझेंगे एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शन में क्या है ना कि ये बताता है कि दो जनरली इट इज irrelevant but still those judgment, orders and decrees become relevant when the existence of judgment, order or decree is a fact in issue. ठीक है, जो जिस मैटर पे जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री पास हुआ है वो फैक्ट इन इशू है अभी इस प्रेजेंट मैटर में, तो उसके समय वो जजमेंट को रेलेवेंट मान लेते हैं. एग्जांपल से समझ लेते हैं. सपोज कि ए इज चार्ज फॉर थेफ्ट. ठीक है, ए पे चोरी का इल्जाम है. अब ए आज से पहले भी चोरी के लिए कन्विक्ट हुआ है. तो ये जजमेंट किस फैक्ट इन इशू पे पास हुआ था कि ए ने चोरी करी थी. ठीक है, ए यहाँ पर चोरी के इल्जाम में फंसा है. ए प्रीवियसली कन्विक्टेड था फॉर थेफ्ट. देन इन दैट केस द जजमेंट ऑफ दैट प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट हियर. बिकॉज इट इज रेलेवेंट. व्हाई इज इट रेलेवेंट? बिकॉज ऑफ द फैक्ट इन इशू. क्यों? क्योंकि फैक्ट इन इशू सेम है, थेफ्ट सेम है. तो यहाँ पर दैट्स व्हाई द जजमेंट ऑफ हिज प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलेवेंट इन द प्रेजेंट ट्रायल वेयर ए इज चार्ज फॉर थेफ्ट. सो इन दैट केस दैट जजमेंट इज रेलेवेंट because that existence of judgment is relevant because of the fact in issue. ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेकंड एक्सेप्शन, कि जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री बिकम relevant when relevant as under the provisions of this act,
मतलब ये एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जो खुद ही बताते हैं कि हाँ जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इन सिचुएशंस में रेलेवेंट माना जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एक सेक्शन का, सेक्शन 8। अब एक बेसिक एग्जांपल है कि सपोज ए इज ट्राइड फॉर मर्डर ऑफ बी, ठीक है। अब इन दैट केस द फैक्ट दैट बी इज प्रोसिक्यूटेड the fact that B is prosecuted by A for libel, then in that case यहाँ पर जब मान लो कि A के पास एक मतलब A is prosecuted, A is tried for murder of B, ठीक है। अब यहाँ पर A पे ये इल्जाम है कि उसने B का मर्डर किया है, ठीक है। अब इस सिनेरियो में सपोज आज से कुछ महीने पहले बी ने सूट फाइल किया था अगेंस्ट ए फॉर लिबल, और उस केस में उस ए को लाइबल भी ठहराया गया था फॉर लिबल अगेंस्ट बी, ठीक है। देन इन दैट केस क्योंकि ए उस समय लिबल पे लाइबल था, देन दैट इज अ रेलेवेंट फैक्टर which would act as a motive for committing the fact in issue, which would act as a relevant motive for the fact in issue। क्या कि क्योंकि बी ने पहले ए पे लिबल का केस फाइल किया था कि उसने और ए को उसमें कन्विक्ट भी किया था, इसीलिए हो सकता है उसका बदला लेने के लिए ए ने बी का मर्डर किया हो। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल सी बात है कि क्योंकि बी ने ए के अगेंस्ट सूट फाइल किया था फॉर लिबल और उसमें ए कन्विक्ट हुआ था, तो ए उसका गुस्सा निकालने के लिए, उसका रिवेंज लेने के लिए हो सकता है कि ए ने बी का इसीलिए मर्डर किया हो। सो इन दैट केस द प्रोसिक्यूशन ऑफ ए, basically when the charge against A for murder of B, in that case the murder, the thing of the aspect of murder is fact in issue, कि whether A has committed murder of B or not, that fact in issue, because of that fact in issue the his conviction for libel, very earlier when he was convicted for libel, that is relevant in this case because that is showing the motive for the fact in issue as per section 8 of Indian Evidence Act। तो यहाँ पर ये सेकंड एक्सेप्शन क्या था कि व्हेन जजमेंट ऑर्डर डिक्री बिकम्स रेलेवेंट व्हेन रेलेवेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो यहाँ पर सेक्शन 8 के बेसिस पे ये जो कन्विक्शन था उसका फॉर लिबल इज रेलेवेंट बिकॉज दैट इज शोइंग द मोटिव फॉर द फैक्ट इन इशू व्हिच इज मर्डर, कमिटिंग मर्डर ऑफ बी। तो इस केस में ही रेलेवेंट हो जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 43, जहां पर हमने डिस्कस किया कि जनरल रूल है कि जजमेंट ऑर्डर और डिक्री आर इररेलेवेंट इफ अदर देन दोज मेंशन्ड इन द सेक्शन 40, 41, 42, but they become relevant if the existence of judgment order or decree is a fact in issue, ठीक है, जो हमने थेफ्ट का डिस्कस किया एग्जांपल। और दूसरा कि when it is relevant as per the provisions of this act, जहां पर हमने सेक्शन 8 की बात करी। so that's how we complete section 43। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 44 के बारे में। till the time, bye bye, take care।